हाय एवरीवन। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मान नैना क्लासेस में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं 2019 यूटेट के जो साइंस सेक्शन में क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों के क्या आंसर हैं, वो भी संशोधित जो हमारी आंसर की निकली थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 21 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसमें। ये यहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, ये इसका सेट का डी पार्ट है। ये लिखा है वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। तो जो भी वेग वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है वो जो हमेशा शो करता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप जो शो करता है वो हमेशा त्वरण को शो करता है, यानी कि एक्सेलरेशन को शो करता है। याद रखिएगा कि वेग और समय का जो मतलब ग्राफ होता है, ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर ये हमारे पास ग्राफ है और इसका जो स्लोप है वो जो डिनोट करेगा, वो किसको डिनोट करेगा? एक्सेलरेशन को शो करेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते हुए द्रव्यमानों के दो पिंड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग अलग आंसर दिए हैं कि वे किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, के समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, के जड़त्व में परिवर्तन होंगे। तो इसका समान होगा कि वे किसी भी क्षण समान होंगे। ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 123। विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये क्रोमियम है। क्रोमियम का उपयोग करते हैं हम। ये क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। ना तो लोहे का करते हैं, ना तांबे का करते हैं, ना एल्यूमिनियम का करते हैं, हम क्रोमियम का करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ये है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है? अगर आपने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला देखा होगा, V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। और Q इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है I/T, ठीक है। तो V इक्वल टू यहाँ पे है W और Q की जगह मैं क्या रखूँगा? I/T। तो हमारे पास यही फॉर्मूला बन रहा है। W यहाँ पे कार्य को शो कर रहा है और I यहाँ पे विद्युत धारा को शो कर रही है, T टाइम को शो कर रहा है। तो ये होता नहीं है हमारे पास कार्य इंटू आवेश, ठीक है। ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता और ये नहीं हो सकता। तो सिर्फ यही है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। ये क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। असत्य कह रहा है यानी कि जो ट्रू नहीं है। ये देख लेते हैं अभी क्या कह रहा है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह होती है जिस ओर किसी चुंबकीय दिक्सूई का उत्तर ध्रुव संकेत करता है, ठीक है। ये तो सही है लग रहा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, बिल्कुल हाँ, एक साइड से निकलती हैं और दूसरे साइड से उसके अंदर चले जाती है, तो ये बंद वक्र होता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं समांतर तथा समदूरस्थ हों, तो समांतर तो हमने नहीं पढ़ा है, तो वे शून्य क्षेत्र तीव्रता को निरूपित करती हैं। तो समदूरस्थ तो होती, समांतर तो होती नहीं है, पहले यही देख लीजिए। और समदूरस्थ वो होती नहीं है। आपने अगर उसका ग्राफ देखा होगा अगर प्लॉट करते हुए, तो वो इस टाइप से वक्रों के रूप में अंदर होती हैं। ये समदूरस्थ यहाँ से कहीं नहीं होती है, मेरे को तो नहीं दिखा आज तक कि ये समदूरस्थ होती हैं। ठीक हो गया। तो समदूरस्थ तो मेरे को ये वाला ही जो इसका आंसर है वो आंसर की में दिया हुआ है कि सी है, ठीक है। चलिए एक देख लेते हैं। अब क्या है? एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बलों को सिखाना है, तो इस विषय में सिखाने हेतु तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? अब भैया खाली व्याख्यान दे देगा तो फिर नहीं चलेगा। खाली मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो उससे उसका मतलब कहने का मतलब पूरा अटेंटिव तो है नहीं, वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। मूल्यांकन की दृष्टिकोण विधि इवेल्यूशन कर दूं, खाली मूल्यांकन कर दूं तो वो एक्टिव है ही नहीं बच्चा, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में एक्टिव है, लेकिन ए और बी तो मुझे कहीं से नहीं लग रहे हैं। बी देखिए नहीं लग रहा है। सी प्रयोगशाला विधि थोड़ा सा है, लेकिन अगर हम प्रदर्शन विधि से करें, देखिए एक विज्ञान शिक्षक, आप एक टीचर हैं, को अपनी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बलों को सिखाना है, तो उसका आप डेमोस्ट्रेशन मेथड सबसे बढ़िया है, क्योंकि वो प्रयोगशाला मेथड में इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मेथड के अंदर प्रयोगशाला मेथड का कुछ पार्ट आ जा रहा है, यानी कि आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो इसका आंसर डी होगा। अगला देख लेते हैं। एक विज्ञान शिक्षक को जैव विविधता विषय को सिखाना चाहता है। शिक्षक का सबसे अच्छा तरीका तो टेक्स्ट बुक के थ्रू तो नहीं है, एक्टिव नहीं है बच्चा, चित्र दिखाकर नहीं है। छात्रों को पार्क में ले जाइए और उसको वनस्पतियों की और जीवों की रिपोर्ट तैयार करने को, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीख रहा है बच्चा और देख के सीख रहा है। तो यही इसका सबसे अच्छा आंसर है, ठीक है। अपने द्वारा चलिए लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपने स्वयं के द्वारा पढ़ने व सुझाव देना
ठीक है, ये उतना सही नहीं लग रहा है क्योंकि सी पार्ट में बच्चा ज़्यादा एक्टिव देख रहा है, वो एक्टिव है क्योंकि बच्चा देख के समझेगा बच्चे, तो ये ज़्यादा सही आंसर लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। निम्न देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 128 वाला, निम्न में से कौन सा छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, प्रयोगशाला का काम करना, ठीक है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का क्विज का आयोजन करना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना और विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कराना। तो देखिए पहले को एक मिनट में छोड़ दूं, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराना, खाली क्वेश्चन आंसरिंग करा देना, ये सही नहीं है। विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन करा देना, ये भी सही नहीं लग रहा है। अब देखिए हमें ए और सी में से छांटना है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कराना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, क्षेत्र भ्रमण में भी बच्चा क्या पता कुछ सीखे। लेकिन प्रयोगशाला में आप वैज्ञानिक कौशल उसके अंदर दिखा रहे हैं, तो खाली क्षेत्र भ्रमण से काम नहीं चलेगा। क्षेत्र भ्रमण तो हम एसएसटी में भी करा सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण हम किसी और सब्जेक्ट में भी करा सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा साइंस के उसमें है वो प्रयोगशाला का है, तो प्रयोगशाला वाला ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 129, विज्ञान शिक्षण की परियोजना पद्धति की मुख्य सीमाओं में से एक है, एक यह है कि विभिन्न अवधारणाओं का एकीकरण प्राप्त करना, मतलब आप एकीकरण प्राप्त करना। चलिए इसको देख लेते हैं। छात्रों को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम कराना, ठीक है, का एक मुख्य सीमाओं में से एक है। और एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ज्ञान अनुक्रमिक तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, छात्रों में अत्यधिक मानसिक और शारीरिक काम करना, ठीक है, ये इसका एक सॉल्यूशन आपको संशोधित आंसर की में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 130 का, छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में सुधार करने में एक विज्ञान शिक्षक कौशल प्रक्रिया के अर्जन पर मुख्यतः ध्यान देता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से जोड़े आने चाहिए? व्याख्यान एवं सह प्रदर्शन विधि, ठीक है, दत्त कार्य विधि यानी कि आप असाइनमेंट देते हैं उसे। अगला है लेक्चर विधि, प्रोजेक्ट एवं सह प्रयोगशाला विधि, ये लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छी जो मेथड है वो प्रोजेक्ट एवं प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फिर, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है? देखिए ये कह रहा है प्रयोग, पहले आप प्रयोग नहीं कर सकते, परिकल्पनाओं का निर्माण भी नहीं कर सकते, अनुमानिक व सामान्यीकरण नहीं कर सकते। पहले आप समस्या की पहचान करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि आप समस्या को जानिए। जब तक आप समस्या को नहीं जान सकते तो ये वैज्ञानिक विधि का सबसे पहला पद है। देखिए जलीय लकड़ी का उत्पाद है, जलीय लकड़ी का उत्पाद क्या है? CO2, जलवाष्प, N2 तो है ही नहीं, तो ये सिर्फ दो ही होंगे, CO2 और जलवाष्प। ठीक है, अगला देख लेते हैं, खाद्य पदार्थों में मौजूद प्रोटीन की जांच करने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपको क्लास 6 की बुक में मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग प्रोटीन का और आपका अलग अलग चीज़ों के लिए क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए वहाँ पे दिया हुआ है, तो उसकी बुक में मिल जाएगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ये CTET में भी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? नहीं पूछा, नहीं है। देखिए पैराफिन मोम मिलता है हमें, बिटुमिन एक कोयले का टाइप है, कैरोसिन तेल भी मिलता है, CNG एक गैस है जो उसके ऊपरी सतह में मिलती है, यानी कि कहने का मतलब अगर कहीं भी तेल के कुएं वगैरह होंगे तो वो उसमें मिलती है, तो ये CNG इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 135, श्वास लेने के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हवा, ऑक्सीजन व कार्बन मोनोऑक्साइड तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन और कार्बन डाई हो नहीं सकता, ये ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा, तो ये इसका राइट आंसर है, मैंने पहले ही टिक कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 136, देखिए चला, निम्न में से कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियों का मुख्य कारण है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, विलंबित सूक्ष्म कण, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सूक्ष्म कण जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक हो गया। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस में सबसे धीमी होती है? अब देखिए सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, नहीं। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, नहीं। सतह का क्षेत्रफल भी घटा देंगे और तापमान भी घटा देंगे तो वेपराइजेशन खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ऐसे ही देख लीजिए, अगर आप चाय को प्लेट के ऊपर पीजिए या चाय को आप ग्लास में पीजिए तो किस में ज़्यादा जल्दी ठंडी होगी? तो सब सिंपल सी बात है कि प्लेट में जल्दी ठंडी होगी। सही कथन चुने। ठीक है, देखिए यहाँ पे
ये है सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो ये इसका राइट जो रॉन्ग आंसर है वो है सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। ये वाला आंसर, ये वाला ही सही है, थर्ड वाला, और बाकी सब गलत हैं। सामान्यतः धातुएं ही तन्य होती हैं, ये आपको 6, 7, 8 में मिल जाएगा, तो इसका सी पार्ट सही है। ये रहा आपके पास ऑप्शन, ठीक है। देखिए मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है, 24 टोटल होती हैं, तो 12 होंगी, 12 का ट्वाइस जोड़ी कह रहा है, तो 12 2 ज़ा 24, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत के कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था, सॉरी प्रथम कृत्रिम जीन, मैंने गलत पढ़ दिया, प्रथम कृत्रिम जीन किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था, मेंडल नहीं, वॉटसन एवं क्रिक नहीं, मॉर्गन नहीं, तो ये इंडियन जो हमारे बायोलॉजिस्ट थे उनको ये श्रेय प्राप्त हुआ, हरगोविंद खुराना, ठीक है। कवकों में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज या ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, तो कवकों में वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवित नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो ये आपने नाम सुना होगा, नाइट्रोसोमोनास राइजोबियम नहीं, ये दालों में पाया जाता है, और ये एजो बैक्टीरिया जो है ये पाया जाता है, ठीक हो गया। बैसिलस नाम का तो मेरे ख्याल से दही में पाया जाता है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं लीची में कौन सा खाने योग्य भाग होता है, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति या एरिल, एरिल है इसका सही आंसर, ठीक है। तो चलिए अब लास्ट की हम इसकी सीरीज देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके पास, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है, एंड्रेलिन हार्मोन, जब हमें गुस्सा आता है, ठीक है, ये पढ़ाई होगा आपने, एंड्रेलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो के नाम से पाया जाता है, ठीक हो गया। तो एंड्रेलिन हार्मोन, थाइमिन है नहीं, पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता, तो एंड्रेलिन ये अधिविक ग्रंथि में पाया जाता है, ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, अगर लगर प्राप्त किया जाता है, ये हरे शैवालों से भी नहीं मिलता, भूरे शैवालों से भी नहीं मिलता, नीले हरी शैवालों से भी नहीं मिलता, ये लाल शैवालों से मिलता है, ठीक है। क्लोरोफिल में शामिल, ये मैग्नीशियम होता है इसके लिए उत्तरदायी, ना तो आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम Mg होता है, बेरिलियम भी नहीं होता, कैल्शियम भी नहीं होता, स्ट्रोंशियम भी नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, गुथे हुए आटे की लोई को बेलकर समतल चपाती के रूप दिया जाता है, उस बल का नाम बताइए जिसको लगाने पर लोई की आकृति को बदला जाता है। देखिए अभिकेंद्री बल तो होगा नहीं, अपकेंद्र बल भी नहीं होगा, ठीक है, प्रत्यास्था बल भी नहीं होगा, आप पेशियों के थ्रू काम कर रहे हैं, आप उसमें जोर लगा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया पेशीय बल का, आप पेशियों के थ्रू बल लगा रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल है पेशीय बल का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश, देखिए उससे उत्सर्जित होकर हमारी आंखों में, क्या हर कोई ऑब्जेक्ट लाइट निकालता है क्या, नहीं, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखाई देता है जब लाइट किसी वस्तु पे पड़ती है और उस पर टकराने के बाद हमारी आंखों में पड़ती है, तो हम उससे हमारी आंखों की ओर परावर्तित होता है, ये सही है, ये राइट आंसर है। उससे पूर्णतः आर पार गमन हो जाएगा तो वो तो पारदर्शी वस्तु हो जाएगी, ठीक है। उसके द्वारा पूर्ण अवशोषित कर लिया जाएगा तो वो तो एक ब्लैक बॉडी हो जाएगी, नहीं ये नहीं होगा, बी इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं, भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगे पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, पराश्रव्य नहीं करती, श्रव्य नहीं करती, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये अपश्रव्य ध्वनियाँ हैं, अपश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करती है सबसे पहले। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किससे किया जाता है। देखिए आवृत्ति से ध्वनि की प्रबलता का मतलब नहीं है, केवल कंपनों से है, कंपनों यानी कि आयाम से, जितने बड़े आयाम होंगे, एम्पलीट्यूड जितने बड़े होंगे, यानी कि ध्वनि तरंग के एम्पलीट्यूड जितने बड़े होंगे ध्वनि की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इसका आंसर नहीं है, कंपन की आवृत्ति द्वारा, कंपन के आयाम तथा आवृत्ति के गुणनफल, जब क्या कहते हैं ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।